आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल बजरंग स्टडीज पर। और हम आगे जो हमारा लेसन चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसमें आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी में हमने जो आर्थिक सुधार है उनके बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें बात की थी चौधरी, जिसे अरबी भाषा में मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम, और एक अधिकारी था खुद। इन तीन अधिकारियों की बात हमने की थी। चौधरी या मुकद्दम ये अग्रगण्य व्यक्ति होता था। ग्राम स्तर पर कर का लगान को एकत्रित करने का काम चौधरी या किसका होता था? मुकद्दम का होता था। ठीक है। और खुद जो है परगना या जिला स्तर पर जो लगान को एकत्रित करता था उसे क्या कहा जाता था? खुद कहा जाता था। इसके अलावा भी इसने लगान की वसूली के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। वो अधिकारी थे मुतर्रिफ। एक तो ये अधिकारी था मुतर्रिफ, और दूसरा अधिकारी था कारकून। कारकून, ये जो दोनों अधिकारी थे इनका काम भी इन तीनों के कामों को देखना था, कारकून और मुतर्रिफ का। इसके बाद इसमें क्या है कि ये तीनों अधिकारी यानी कि चौधरी मुकद्दम या चौधरी मुकद्दम और खुद और मुतर्रिफ और कारकून, ये सभी कर वसूली का काम करते थे। अब कर वसूली का काम करते थे तो ये एक विभाग के अधीन था। पूरा एक विभाग बना दिया उसका। उस विभाग में पूरे ये 1 2 3 4 5 अधिकारी थे कर वसूली के लिए। तो उस विभाग का नाम था दीवान ए रियासत। क्या नाम था उस विभाग का? दीवान ए रियासत था। ठीक है। तो दीवान ए रियासत उस विभाग का नाम था। इस विभाग के अंदर ही ये लोग जो हैं काम करते थे। यानी कि आप कह सकते हो ये दीवान ए रियासत जो था, ये दीवान ए रियासत जो है वो बंद विभाग, यानी कि बाजार जो है, बाजार होता था उस टाइम, तो बाजार लगता था हर शुक्रवार को। तो दीवान रियासत एक बाजार टाइप में था। और ये जो विभाग था, जब भी बाजार में कोई भी चीज बेचने के लिए आता था, कोई चीज किसी को बेचनी है, कोई माल लेके आता था, तो उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो दीवान ए रियासत की यहाँ करवाना पड़ता था। यानी ये मान लीजिए वस्त्र बाजार था, ये यानी वस्त्र खरीदे बेच जाते थे, वस्तुओं का बाजार था दीवान ए रियासत। ठीक है। एक प्रकार ये था इसका। दूसरा प्रकार दीवान ए रियासत जो था सुल्तान के जो शाही महल था उसके अंदर था दीवान ए रियासत। उस दीवान ए रियासत का मुख्य काम क्या था? लगान की वसूली, विभिन्न अधिकारियों द्वारा लगान को प्राप्त करना और शाही खजाने में जमा करना, सुल्तान को इससे अवगत कराना। ये इसके क्या थे? महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके बाद हम आगे जो चलते हैं, आगे की कुछ स्थितियां इस प्रकार हैं कि एक शब्द है सेना ए मंडी। एक शब्द है, ये समझ में आया आपको? सेना ए मंडी, सेना ए मंडी, सेना ए मंडी, ये उस टाइम की अरबी भाषा का शब्द है। और ये है खादान बाजार का अध्यक्ष होता था सेना ए मंडी। इसका खादान बाजार का अध्यक्ष, खादान बाजार का अध्यक्ष था सेना ए मंडी। क्या नाम था इसका? सेना ए मंडी। और जो वस्त्र बाजार का अध्यक्ष था वो कौन था? दीवान ए रियासत। यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो आपके जिसकी समझ में आ जाएगी सारी चीजें, दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। आगे लिख देते हैं, देखो अपन लिख दिया। नंबर 1 दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। और दूसरा था दीवान ए रियासत, इसका कौन था? ये वस्त्र बाजार का अध्यक्ष,
वस्त्र बाजार, बाजार का अध्यक्ष, या कह सकते हो वस्त्र बाजार था ये। दूसरा था सहना-ए मंडी, सहना-ए मंडी। ये कौन होता था? ये था आपके जो खादान होता था, खादान, खादान बाजार का अध्यक्ष। इसको दो अर्थों में समझेंगे अपन। दीवान रियासत, इसमें जो सुल्तान ने राजस्व वसूली के लिए जो 5 अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसमें चौधरी था, मुकद्दम था, खुद था, मोत्तर था और एक जो कारकुन था, ये जो थे ये सारे अधिकारी इस विभाग में लाकर विभिन्न प्रांतों से लगान को और इस दीवान रियासत में लाकर जमा करते थे। ये सुल्तान के महल में एक विभाग था। दीवान रियासत विभाग, इसमें जो शुक्रवार को बाजार लगता था उस वहां बना दिया दीवान रियासत एक और विभाग। तो वो जो विभाग था दीवान रियासत वस्त्र बाजार का, यानी दीवान रियासत एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसमें वस्त्र बाजार में, तो उसका नाम क्या था? दीवान रियासत। और वस्त्र बाजार का अध्यक्ष होता था दीवान रियासत। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है सहना-ए मंडी। खादान होता है ना, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, उनका अध्यक्ष होता था, उनका अध्यक्ष होता था। इसके बाद बाजार में सुल्तान स्वयं, वस्तुएं ठीक ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बाजार में स्वयं सुल्तान भेष बदलकर चीजों को खरीदने का प्रयास करता था। कई बार खरीदता भी था, जिससे कि कौन कैसी वस्तुएं बेच रहा है और कितनी अच्छी मात्रा है, कितनी तोल में, कितनी ग्राम, कितने किलो की है वो। तो उसने ये घोषणा भी पहले कर दी थी कि यदि किसी ने जितना कम तोलेगा उतना ही उसके शरीर से मांस काट के ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता था? स्वयं भेष बदल कर भी बाजार में, जो बाजार लगता था उसमें जाया करता था परीक्षण करने के लिए। तो हम दो चीजें पढ़ी, दीवान रियासत और सहना-ए मंडी। इसके बाद है एक शब्द है सराय अदल। सराय ए अदल, सराय, इसको मिटा देते हैं, सराय अदल। ये क्या था? वस्त्र बाजार था, वस्त्र बाजार। यानी कि वस्त्र बाजार जो विभिन्न अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अरब देशों से व्यापारी आकर भारत में, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ चांदनी चौक पर जो एक बाजार लगता था उसे सराय अदल कहा जाता था। ये इसमें वस्त्र ओनली वस्त्र, खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी, सिर्फ वस्त्र बाजार मिलता था। इस वस्त्र बाजार में जो व्यापारी आते थे, व्यापारियों को भी दीवान-ए रियासत नामक विभाग से वस्त्र बाजार का जो अध्यक्ष था वो कौन था? दीवान रियासत। तो दीवान रियासत के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था कि हम इतनी चीजें लेके आए हैं और ये दामों में इनको बेचेंगे। तो जब ये रजिस्ट्रेशन कर देता था दीवान रियासत नामक विभाग, तब जाके वस्त्र बाजार में इन व्यापारियों की एंट्री होती थी। इसके बाद जो स्थितियां इसमें रही वो इस प्रकार रही कि इसमें दीवान रियासत विभाग की स्थापना की। एक विभाग और था दीवान-ए मुस्तखराज। दीवान-ए मुस्तखराज, दीवान-ए मुस्तखराज ये विभाग था। ये राजस्व विभाग से संबंधित था। किससे? राजस्व वसूली वाला विभाग था। राजस्व वसूली वाला विभाग या विभाग का अध्यक्ष, बात एक ही है। ठीक, तो 3 चीजें पढ़ी। नंबर 1 दीवान रियासत, सहना-ए मंडी और सराय अदल और दीवान-ए मुस्तखराज। ये चारों चीजें हमें आशा है आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। एक बार मैं इनको पुनर्रिपिट कर रहा हूँ। दीवान रियासत 2 तरह का विभाग था। एक शाही दरबार में था जो
चौधरी, मुकद्दम, खुद, मुसर्रिफ और मुतसरिफ और कारकुन, इन सभी से क्या करता था, लगान जो थी उसको साई खजाने में जमा करता था रसूल के रूप में। और दूसरा जो दीवान रियासत विभाग था वो वस्त्र बाजार में बनाया गया था, उसका एक अध्यक्ष बनाया गया था, उसे दीवान रियासत कहा जाता था, वस्त्र बाजार के अध्यक्ष को। यह आपकी समझ में बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। इसके बाद है सहनाई मंडी। सहनाई मंडी मतलब भाई इसके समझ में आया कि मंडी जहां चीजें खरीदी बेची जाती है, तो खादान बाजार का अध्यक्ष था सहनाई मंडी, ये अधिकारी का नाम है। सराय अदल क्या था, वस्त्र बाजार था, जो वस्त्र वहां लाकर बेचे जाते थे। और वस्त्र बाजार का अध्यक्ष कौन था, दीवान रियासत। अब है दीवान मुस्खराज। दीवान मुस्खराज जो था वो था राजस्व वसूली का अध्यक्ष था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो हमने इसके प्रशासनिक जो स्थिति थी वो पढ़ ली हमने आपको बता दिया कि विश्वा के रूप में ये चीजों को करता था, विश्वा के रूप में भूमि को मापन करता था। तो इसमें जो चीजें निश्चित रूप से की उसमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था आर्थिक सुधारों में सबसे अच्छी रही थी। और इस बाजार जो नियंत्रण व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जो लागू किया वो इसी ने किया। इसके बाद एक दो और हैं, एक अधिकारी है मुहस्सिब। ये सेंसर का अधिकारी होता था, प्रांत जो होता है पूरा उसका अधिकारी था, हैं। और इसके बाद इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, एक शब्द और है नाजिर। क्या शब्द है, नाजिर। ये माप तोल का कार्य करता था, माप तोल का अधिकारी कह सकते हो, माप तोल का कार्य, माप तोल का कार्य करता था नाजिर। इसके बाद जो कुछ और है, परवाना नवीस, ये है परमिट जारी करने वाला, परमिट जारी करने वाला, जारी करने वाला। इसको क्या करेंगे आप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक है सेना, और दूसरा एक और इसके साथ शब्द है मुनहियान। मुनहियान ये क्या थे, गुप्तचर थे। क्या थे, गुप्तचर। देखो मुहस्सिब सेंसर का अधिकारी होता था, पूरा विभाग जहां कार्य कर रहा है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, मुहस्सिब था। एक विभाग का वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं ना, मतलब जैसे एक राजस्व विभाग है उसका वरिष्ठतम अधिकारी, जैसे आईएएस हो गया कोई अधिकारी, तो उस प्रकार से एक सेंसर बोर्ड था, उसमें सारी चीजें उसको पता होती थी, सारे रिकॉर्ड सेंसर जो बोर्ड है उसको पता होता था। तो उस सेंसर बोर्ड का अधिकारी कौन था, मुहस्सिब नाम था उसका, ठीक है। मुहस्सिब नाम का पद था उसके पास। माप तोल के कार्य करते थे नाजिर नामक जो व्यक्ति होता था, नाजिर नामक जो पद था वो काम करता था किस पर, माप तोल के कार्य। यानी कि किसी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भी चीजें की जा रही थी कि मतलब कितना किया जाएगा, कितना माप तोल की स्थिति क्या रहेगी, वो सारी चीजें निश्चित करने के लिए इसने बाजार में सहनाई मंडी और दीवान रियासत के साथ साथ नाजिर को भी नियुक्त कर दिया माप तोल के लिए। और समय समय पर स्वयं सुल्तान भी ये काम करता था। इसके बाद इसमें दूसरा है परवाना नवीस। परवाना नवीस मतलब परमिट जारी करने वाला, पे आप याद रखेंगे, पर याद रखेंगे। तो परवाना नवीस कौन था, परमिट जारी करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद सेना और मुनहियान, ये कौन होते थे, गुप्तचर होते थे। गुप्तचर व्यवस्था बहुत थोड़ी चीज है। नंबर एक बात, ये जो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में परमिट जारी किए गए, ठीक है, हर किसी का एक राशन कार्ड बनाया गया, उसी राशन कार्ड के थ्रू उन्हें नगद वेतन के रूप में कुछ
वेतन भी मिलता था और कुछ अन्य खाद्यान्न की वस्तुएं मिलती थी। इसके बाद पंजीकरण, जनसंख्या पंजीकरण, ये महत्वपूर्ण कार्य है इसके। जनसंख्या, इनको याद रखेंगे आप, जनसंख्या पंजीकरण। जनसंख्या पंजीकरण का कार्य देखो मौर्य काल में हुआ, लेकिन यहाँ बेसिकली बड़े सॉलिड तरीके से किया गया, बहुत फोर्स डालकर ये आपको काम करना ही है। परमिशन जारी की गई और जनसंख्या का पंजीकरण किया गया, कितने जनसंख्या हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रांतों की है। सेना और मुनहियान, ये मुनहियान है, ये क्या थे, गुप्तचर व्यवस्था थी। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अपन आगे इसमें चलते हैं कि इसमें एक अपन आगे पढ़ेंगे। अब स्थितियां इस प्रकार रहेंगी कि आगे पढ़ते हैं अपन इसके समय, अलाउद्दीन के समय। देखो वैसे तो जो मंगोल आक्रमण हैं वो लगभग सभी शासकों के साथ हुए हैं, सभी शासकों के साथ हुए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे भयंकर और सबसे अधिक संख्या में, सबसे भयंकर आक्रमण और सबसे अधिक संख्या में जो आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। तो उन आक्रमणों में अपन सबसे पहले जो स्थितियां हैं अपन डालेंगे क्या, मंगोल आक्रमण। हेडिंग डालेंगे आला के समय, अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण। देखो ये जो आक्रमण हुए, मंगोल आक्रमण, इसके समय इनको मंगोलों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कोई खास नुकसान इसमें नहीं पहुंचाया गया। इसका एक सेना नायक था जूना खां, उसने सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणों का सामना किया। और जब उसका वर्चस्व बढ़ने लगा समाज में, सुल्तान के शाही दरबार में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसको मरवाने का प्रयास किया, जूना खां को, इसका सेना नायक था। तो लेकिन जूना खां उस चीज को किसी तरीके से वो बच गया, और बच गया तो अंत में जब आक्रमण हुआ, अंत वाला आक्रमण बताएंगे अभी आपको विस्तार से, तो अंत वाले आक्रमण में वो जूना खां लड़ते हुए मारा गया और मंगोल आक्रमणों को भगाने में सक्षम रहा। तो सुल्तान ने उसकी मृत्यु पर, जूना खां की मृत्यु पर एक बात कही कि मेरा कांटा मर गया, मेरा कांटा मिट गया या मर गया। तो वो शब्द जूना खां के लिए कहे, क्योंकि जूना खां का जब वर्चस्व बढ़ने लगा तो ये मलिक काफूर जो उसका बिल्कुल करीबी था अलाउद्दीन खिलजी का, इसके बारे में काफी बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए वीडियो आप देख सकते हैं। तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी दोनों को इससे, जूना खां से नफरत होने लगी थी। लेकिन सही बात यह है कि जूना खां शायद यदि नहीं होता तो मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन को अपने अधिकार में कर लेते। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति बहुत बुरी चीज है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो स्थितियां रही, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त व तलवार, अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त व तलवार की नीति अपनाई। एक शब्द और है इसके साथ आता है, लोहो व रक्त। ये नीति अपनाई थी बलवन ने। इसने बलवन ने अपने विरोधियों के लिए, ये मंगोलों के लिए नहीं थी, अपने विरोधियों के लिए। लेकिन रक्त और तलवार की जो नीति है, रक्त और तलवार की जो नीति है वो किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। किसके लिए, मंगोलों के लिए। ये रक्त और लोह की नीति किसकी है, अपने विरोधियों को, अपने विरोधियों। ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी चीज है, विरोधियों।
विरोधियों के लिए, अपने विरोधियों के लिए अपनाई। और ये जो नीति थी मंगोलों के लिए अपनाई। किसने? अलाउद्दीन ने मंगोलों के लिए, मंगोलों के लिए, मंगोलों के लिए अपनाई। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपने विरोधियों के लिए अपनाई और रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अपनाई थी। इसने मंगोल आक्रमण के लिए एक और काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के पास ही स्थित है सीरी का किला बनवाया 1303 के बाद। ठीक है, सीरी का किला क्यों बनवाया गया? सीरी का किला बनवाया गया मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो सीरी का किला दिल्ली में ही है और ये बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ सबसे अधिक सैनिक इसने तैनात कर दिए थे और हमेशा तत्पर सेना यहाँ सीरी के किले में मंगोलों से निपटने के लिए रहती थी। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसके समय जो फुल मंगोल आक्रमण हुए, कुल मंगोल आक्रमण हुए उनकी संख्या कितनी थी? 7। ये संख्या भी काफी बार पूछी गई है। कितनी बार आक्रमण हुए? 7 बार आक्रमण हुए। अब हम क्या पढ़ेंगे? उन आक्रमणों को पढ़ेंगे। देखो, पहला आक्रमण जो था 1296 में हुआ, दूसरा आक्रमण 1297 में हुआ, तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ। तो पहले तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे, 1296, 1297 और 1299। तो ये मंगोल आक्रमणकारी कौन था? कादर खां। क्या नाम था? कादर खां। कादर खां एक बहुत ही अच्छा सेना नायक था और अलाउद्दीन खिलजी का इसमें सेनापति था जफर खां। क्या नाम था उसका? जफर खां। इन दोनों के बीच भयंकर शुरुआती जो मंगोल आक्रमण है वो हुआ। जूना खां ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से इस सेना नायक का क्या किया? सामना किया। और ये जो आक्रमण है मुल्तान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान पर है, तो मुल्तान में हुआ था सबसे पहले। इसके बाद है दूसरा आक्रमण देवा खां वह सल्दी के नेतृत्व में हुआ। जफर खां इसका क्या था? सेना नायक था। ये भी इन दोनों के बीच में एक निर्णायक आक्रमण था और इसमें ये दोनों देवा खां और साल्दी दोनों ही जफर खां द्वारा क्या हुए? पराजित हुए। इसके बाद क्या होता है? 1299 में तुगलक खां, कुतलुग खां के नेतृत्व में क्या होता है? आक्रमण होता है और जफर खां ही इसमें। अब ये जो आक्रमण है ये बहुत अच्छा आक्रमण था। तो जो जूना खां था उसे क्या कहा गया है? जफर खां कहा जाता था जूना खां को ही। तो वही जूना खां देख लो, सभी में जूना खां है मुगल खिलजी सेनापति और सभी को जीतता आ रहा है। ठीक है, ये जो है मंगोल आक्रमणकारी है। तुगलक खां था। इस आक्रमण में ये जो आक्रमण था
ये जो आक्रमण था, इसमें जो कुतलुक खान था वो दिल्ली तक आ पहुंचा था। कहां तक? लड़ते लड़ते कहां गया था? दिल्ली तक आ पहुंचा था। कहां गया था? दिल्ली तक आ पहुंचा था। इसके बाद लेकिन अंततः कुतलुक खान की हार हुई और जफर खान इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। जफर खान का वर्चस्व लगातार बढ़ने लगा। इसके बाद क्या होता है, 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी जो हैं वो आक्रमण करते हैं और अपना वही जफर खान इनका क्या कर रहा है? सामना कर रहा है, जूना खान या जफर खान। 1303 ईस्वी में आक्रमण हुआ। ये आक्रमण बड़ा निर्णायक था। इसके बाद क्या हुआ, यानी ये जो आक्रमण था निर्णायक इसलिए था कि जफर खान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जिस टाइम ये आक्रमण हुआ तारगी मंगोल के समय, मंगोल के नेतृत्व में, तो उस टाइम ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आपको पता ही कहाँ होगा? चित्तौड़ आक्रमण के लिए गया हुआ था राजस्थान में। ठीक है, तो ये दिल्ली में नहीं था और जूना खान ने इसको जीतकर अपना वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ा लिया था। क्या कर लिया था? बहुत अधिक बढ़ा लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ जीतने के बाद लौटा तो क्या हुआ, इसमें ये जो सीरी का किला है ये बनवाया और पुराने जो किले थे उनकी मरम्मत करवाई और जो शक्तिशाली सेना थी वो वहां रखी। ठीक है, शक्तिशाली जो सैनिक थे, मजबूत जो सैनिक थे वो वहां रखना शुरू कर दिए। इसके बाद यानी कि 1303 ईस्वी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली आ गया चित्तौड़ जीतने के बाद, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, और बाद में वो मालदेव को देकर, महलक देव या मालदेव को देकर चला आया, दिल्ली बुला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने उसको, और बाद में हमीर देव सुहानी से पुनः चित्तौड़ को जीत लिया मालदेव से। तो वो एक बढ़ा चुके हैं सारी चीजें। तो 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में जफर खान ने मंगोल आक्रमणकारी तारगी को हरा दिया था। इसका जफर खान का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके बाद इसके वर्चस्व को कम करने के लिए नंबर एक बात, इसने जो सीरी का किला था वो बनवाया और जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई। शक्तिशाली सेना और कम से कम 2-3 सेना नायक वहाँ जो है मंगोल आक्रमण का जो क्षेत्र है, यानी कि जैसे अपना ये इंडिया है, ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पाकिस्तान, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है यहां से मंगोल आक्रमण करते थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान पड़ता था पहले, जो मुल्तान, जो पाकिस्तान पहले तो पता ही 1947 में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के समय यही प्रांत में शामिल था। तो मुल्तान का पहला आक्रमण हुआ था मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा। तो यहाँ इसने क्या किया, दिल्ली में जो सुरक्षा थी सैनिक सुरक्षा के लिए बनवा दिया और उसके बाद किले बनवा दिए और पुराने जो किले थे उनकी मरम्मत करवाई। शक्तिशाली सैनिक कुछ यहाँ दिल्ली में जो है लगवाए और उसके बाद पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जैसे आज हिंदुस्तान का जो बॉर्डर था जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, वहां भी इसमें निर्णायक सेना नायक थे, जो अच्छे सेना नायक थे, वो वहां नियुक्त कर दिए मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि इसने, मैंने आपको एक चीज बताई कि इसके बाद इसने और सेना नायक जो थे जफर खान के 1303 और सेना नायक वहां नियुक्त कर दिए। इसके बाद पुनः जो आक्रमण है वो 1305 में आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1305 में आक्रमण हुआ अली। इसके बाद जो आक्रमण हुआ 1305 में हुआ, अली बेग और तारगी, पुनः वही तारगी, अली बेग व तारगी के नेतृत्व में हुआ। इसमें मुगल जो सेना नायक, खिलजी जो सेना नायक था वो था मलिक काफूर व गाजी मलिक, दो सेना नायक थे, गाजी मलिक। 1305 ईस्वी, 1303 ईस्वी मैंने बताया कि शक्तिशाली सेना नायक थे वो वहां नियुक्त कर दिया। शक्तिशाली सेना नायक
उनमें मलिक काफूर का भी नाम था, इसके साथ गाजी मलिक का भी। इन्होंने इसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इसके बाद क्या होता है, 1306 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1306 ईस्वी के आसपास फिर आक्रमण होता है। 1306 ईस्वी में कबक नामक मंगोल आक्रमणकारी द्वारा, कबक नामक मंगोल आक्रमणकारी द्वारा, इसमें जो सेना नायक है वो मलिक काफूर और गाजी मलिक ही होते हैं, और ये इसको पुनः हरा देते हैं। और 1308 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ वो हुआ इकबाल बंद नामक एक मंगोल आक्रमणकारी था। इसमें वही गाजी मलिक और मलिक काफूर ने इकबाल बंद नामक जो मंगोल आक्रमणकारी था उसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो अंतिम आक्रमण था इकबाल बंद द्वारा जो किया गया, इसको याद रखेंगे आप। और इसमें भी सेना नायक जो गाजी मलिक था वो था मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी। बाद में जो ये युद्ध चल रहा था उसका मलिक काफूर इसमें बाद में आया था, और ये इसमें मोस्टली था पहले से जो गाजी मलिक है। तो इस मंगोल आक्रमणकारियों जो इकबाल बंद के समय आए थे, इनको भी निश्चित रूप से भगाने में मंगोल आक्रमण जो खिलजी सेनापति थे वो सक्षम हुए इनको भगाने में। तो इसमें मंगोल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भी सैनिक व्यवस्था, किलों को मरम्मत करवाना, सीरी का नवीनतम किला बनवाना, ये सारी चीजें मंगोल आक्रमणकारियों के लिए बहुत ही दुखदायी पैदा हुई। और विभिन्न मंगोल आक्रमणकारियों ने समय समय पर आक्रमण किए। 1296, 1297, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308 इस समय ज्यादा स्थितियों में जफर खां या जूना खां जो था वो इसमें वो रहता है। और अंततः जो आक्रमण था 1299 का जो आक्रमण था, उस आक्रमण में यानी कि ये मान लो कि 1303 का जो आक्रमण था, उस आक्रमण के में इसकी मृत्यु हो जाती है जफर खां की युद्ध स्थल पे ही, ठीक है। लेकिन अंततः ये मंगोल आक्रमणकारियों को भगाने में सक्षम रहते हैं। तो ये स्थितियां थी। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन उठता है कि भारत में मंगोल आक्रमणकारियों के उद्देश्य क्या थे, क्या था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप डेट याद रखेंगे, 1296, 1297, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308। तो मंगोल आक्रमणकारियों का उद्देश्य, मंगोल आक्रमणों का भारत में उद्देश्य मंगोल आक्रमणों का भारत में उद्देश्य क्या था भाई। भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना, भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और मोस्टली इसमें जो आक्रमण है वो 1299 वाला आक्रमण है, इसको याद रखेंगे आप। जो जफर खान ने जिस आक्रमण का सामना किया था, 1299 का जो आक्रमण है कुतलुग जो खां था मंगोल आक्रमणकारी, उसके नेतृत्व में हुआ। लेकिन खिलजी जो सेनापति था उसका नाम था जफर खां, जिसे जूना खां भी कहा जाता था, कई एड्रेस को जूना खां भी कहते हैं। इसके नेतृत्व में हुआ। मंगोल आक्रमणकारी का कौन था 1299 में, तो कुतलुग खां, और खिलजी सेनापति कौन था, जफर खां। लगभग 3 युद्धों का इसने सामना किया, और अंततः 1303 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये जो जफर खां था जो तारगी के नेतृत्व में हुआ, 1303 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ तारगी के नेतृत्व में हुआ। तारगी मंगोल आक्रमणकारी था, इसमें जफर खां की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अंततः
ये जीतने में, ये दिल्ली को जीतने में, सुल्तान को अपने अधीन करने में सक्षम नहीं हो पाए थे। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी किसी जफर खान की। तो मंगोल आक्रमणकारियों का भारत में उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे, इनका उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, भारत में निर्माण कार्य नहीं था, वास्तु स्थापत्य का कोई मतलब नहीं था। इनका मुख्यतः कार्य था भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना। इसको मोस्टली आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण है वो किसके समय हुए? सबसे जो अधिक मंगोल आक्रमण है वो किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अगला जो वीडियो है जो आपके लिए आएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक और सैन्य सुधार, जो इस अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम टॉपिक है। उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी में जो भी हमने इसकी कार्य पढ़ाए, आपको आर्थिक स्थितियां पढ़ाई, बाजार नियंत्रण, घोड़े दागना, ये दास प्रथा, सब कुछ, शराबबंदी और सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। और इसके बाद मैंने आपको आज मंगोल आक्रमण इसी समय जो हुए उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। अब मंगोल आक्रमणकारियों में 1303 का आक्रमण मोस्टली याद रखेंगे और 1299 का आक्रमण भी याद रखेंगे। मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मंगोल आक्रमणकारियों का डेट याद रखेंगे, 1296, 1297, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308 ये मंगोल आक्रमण हुए इसके समय। ठीक है, एक दो मंगोल आक्रमण और हुए, छोटे मोटे थे, उनका कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो हमारे काम के भी नहीं है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे जो मैंने आपको बता दिए, कुल मिला के 7 हुए थे। मंगोल आक्रमणकारियों को भारत में उद्देश्य मैंने आपको बताया, भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के बारे में। ठीक है, थैंक यू।